कि this is known as the rose of the desert, as just now रचना जी said. So जो ये रोज है, डेजर्ट का रोज है, तो इससे ऑब्वियस है कि इसकी जो मिट्टी है वो ऐसी होती है कि वो पोरस होती है बहुत ज्यादा। पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि लोग ना एडेनियम्स रखने से कतराते बहुत हैं। वन सेक। एडेनियम रखने से लोग कतराते बहुत हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये ना बहुत डिफिकल्ट है, इसकी मेंटेनेंस खराब हो जाता है, इसका कॉडेक्स पल्पी हो जाता है, ये रॉट कर जाता है। बट वजह क्या है, अगर हम इसके पीछे जाएं तो मेन इसका एक कारण ये होता है कि हम लोग जब भी कोई पौधा खरीद कर लाते हैं या प्रोक्योर करते हैं, किसी से हमको गिफ्ट मिलता है, तो हम उस पौधे की ना बैकग्राउंड नहीं जानना चाहते हैं। हम बस लाते हैं, रखते हैं, और जिस तरह से हम बाकी पौधे अपने संभाल रहे हैं उसी तरीके से हम उस पर्टिकुलर पौधे को भी संभालने लगते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो पौधा तो किसी एक टिपिकल जगह से आया है, चाहे वो रेन फॉरेस्ट से आया है, चाहे वो डेजर्ट से आया है, चाहे वो माउंटेन्स की ठंडक से आया है, तो सबकी अपनी एक प्रकृति होती है, अपनी एक प्रवृत्ति होती है। तो उसको आपके यहाँ लाके अगर आपने उसको वैसा ही वातावरण, वैसा ही भोजन, वैसा ही सूरज, वैसा ही पानी नहीं दिया तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। और वैसे भी पौधे को आप अपने घर में जब लेके आते हैं तो उसे एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा समय लगता है, जो हमें उसको देना चाहिए। तो इसी तरह से इसका भी है। तो जब भी आप कभी भी कोई भी पौधा लाते हैं तो ये पहले जांच लीजिए कि उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो उससे आपको एक बहुत आसानी इस बात की हो जाएगी कि आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पता चल जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली फिर आप उसकी देखभाल कर सकते हैं, धूप, पानी और खुराक के संदर्भ में। क्योंकि किसी भी प्लांट को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ ये तीन चीजें उसे चाहिए होती हैं, धूप, पानी और मिट्टी। तो मिट्टी जो हमारा ये डेजर्ट रोज है, रेतीली एरिया से आता है, इसको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। क्या होता है कि लोग आके मेरे घर में देखते हैं और कहते हैं कि आपके पौधे तो इतने अच्छे चल रहे हैं, एडेनियम्स के इतने अच्छे, कैसे आप मेंटेन करती हैं इनको। तो ये एक प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि इला जी आपके जैसे पौधे हैं, हम क्या करें कि हमारे पौधे भी वैसे बन जाएं। तो ये जो दूसरी टाइप के लोग हैं ना कि हम क्या करें, ये एक बहुत अच्छा आपने वो होता है अंदर से कुछ करने की, दिखाने की और प्राप्त करने की, वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर ये प्रश्न पूछती हैं कि हम क्या करें, तो अच्छा लगता है कि यू वांट टू कम आउट विद गुड रिजल्ट्स, यू वांट टू ट्राई एटलीस्ट। तो जब आप ट्राई करेंगी तो आपका यकीनन रिजल्ट बहुत अच्छा ही आएगा। बिल्कुल इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बार बार जब हम डेजर्ट रोज की बात करते हैं और मिट्टी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पानी की कमी है, रेतीली जमीन है, तो हमको भी इस पौधे को सिर्फ वही देना है, और धूप खिली हुई है। तो ये 3 पॉइंट, ये जो मुद्दे हैं, आप अपने घर में अगर उसको देंगे तो आपका पौधा बहुत खुश रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी की कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो अगर पॉइंटर्स आप लेना चाहें तो यू कैन नोट डाउन, क्योंकि हम, आई डोंट नो व्हाई आई एम ऑलवेज इनटू कि आप, हम लोग को लिखना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे ना क्या होता है, हम लोग सुन भर लेते हैं, सुन भर लेने से उस समय तो कुछ दिन तक हमें याद रहता है, लेकिन जैसे अब मिट्टी है, अब मिट्टी बनानी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली ना, क्योंकि वो दूसरी जगह से आया, तो हमको उसको वो इंग्रेडिएंट्स, वो न्यूट्रिशन, वो सब चीजें उसमें मिला के देनी पड़ेंगी। तो उसमें कितनी क्या चीज किस रेशियो, क्वांटिटी, वजन में मिलानी है, वो हमको याद नहीं रहता है। हम लोग कोई रेसिपी भी किचन में बनाते हैं और 1-2 बार शुरू में जब नई नई बनाते हैं तो हम लोग भी देख कर बनाते हैं। दाल छौंकनी है, सब्जी छौंकनी है, वो बात अलग है कि याद हो गया, हिंग जीरा और घी में छौंक दो, या प्याज लहसुन का पेस्ट बना के उसमें छौंक दो। लेकिन नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो उसका कितना वजन है, स्पेशली जैसे केक है, डेजर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें मैटर करता है बहुत ज्यादा। इसी तरह से जो कुछ पर्टिकुलर वेराइटीज हैं जो थोड़ी सी फिनिकी हैं यहाँ की, क्योंकि वो उनका एडेप्टेशन यहाँ पे हमें करना है, दे डोंट बिलोंग टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर, तो उनको एडॉप्ट करने के लिए इस क्लाइमेट में हमको थोड़ा सा
सॉइल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो आई रियली वांट कि अगर आप लोग ये लिखने का अभ्यास कर लें, हम लोग बच्चों को कहते हैं लिख के याद करो, तो हम लोग बड़े हैं, हम लोग भी अगर लिख के थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हमारी जो नोटबुक है हमारे आगे बहुत काम आएगी। क्योंकि हमको इसकी मिट्टी जो है, पॉटिंग रीपॉटिंग जो है, इसकी जो आप इसका टॉप अप भी करेंगे जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा, तो आपको हमेशा लिखा हुआ आपका जो सॉइल मिक्सचर है तैयार मिलेगा, और वो आपके पौधे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की, कैसा सॉइल मिक्स होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे पॉट की, कि इसका गमला कैसा होना चाहिए। उसके बाद पानी जो बहुत एसेंशियल है उसकी बात करेंगे, और फिर बात करेंगे लाइट माने सनलाइट की, और उसके बाद इसकी न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रिशन आप कहोगे मिट्टी में तो मिला दिया है तो फिर अब न्यूट्रिशन काहे का है, जी नहीं। जब आप पौधे को एक सीडलिंग से सैपलिंग से और उसको पौधे को तैयार करते हैं बड़े को, तो उसकी डिफरेंट जो स्टेजेस है ना, उसी हिसाब से उसकी खुराक भी बदलती रहती है। जिस तरह से एक इन्फेंट की, एक यंग की, और एक एडल्ट की, और एक ओल्ड पर्सन की हम न्यूट्रिशन और डाइट अलग अलग होती है अकॉर्डिंग टू एज एंड लाइफस्टाइल, वैसे ही हमारे पौधों का भी ये सब अलग अलग होता है। एंड देन उसके बाद मैनेजिंग ऑफ कैनोपी माने शेप ऑफ द प्लांट, कैसे उसको मेंटेन करें, एंड पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ कोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, और मुझे आशा है कि आप को फिर ये कठिनाई महसूस नहीं होगी कि एडेनियम बहुत डिफिकल्ट प्लांट है। बहुत इजी है, बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे वो डॉर्मेंसी में हो, चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज पे हो। तो बात करते हैं हम लोग सॉइल की। तो सॉइल मिक्सचर हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए लेते हैं। जैसे हमने 10 किलो लिया फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद, बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें हम लोग लेंगे। और गोबर की खाद अच्छी तरह सड़ी हुई है या नहीं, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर आप उसको जांच लेते हैं तो, एक मिनट, जस्ट मोमेंट प्लीज। सॉरी। तो अगर आप उसको याद कर लेते हैं कि आपको कैसे देखनी है कि whether your cow dung manure is really well rotted or not, for that 2-3 tests, if you keep that in mind, you will never make any mistake. तो सबसे पहले जब आप गोबर की खाद खरीदने जाते हैं तो आप ये देखिए कि वो स्मेल वहां पे आ रही है कि नहीं आ रही है, फाउल स्मेल। जब कोई भी चीज अच्छी तरह डिकम्पोज होती है तो उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई फाउल ऑडर उसमें से नहीं जनरेट होती है। तो अगर उसमें से स्मेल आ रही है तो दैट मीन्स अभी वो वेल रॉटेड नहीं है, अच्छी तरह से वो नहीं सड़ गई है। दूसरे, हाथ में उठा के उसको हीप में से देखिए टेक्सचर कैसा है उसका। टेक्सचर बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, और कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल फ्लफी होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, बहुत फूल प्रूफ टेस्ट है। अगर आप उसको अपने गमले में डालते हैं और गमले में फिर ऊपर से पानी डालते हैं, तो नीचे जो सुराख होता है उसमें से फिर पानी निकलता है ना बाहर, तो उस पानी का रंग कैसा है। अगर वो पानी लाइट टी कलर का है, परफेक्ट। अगर ब्राउन कलर का है, दैट मीन्स अभी आपकी गोबर की खाद पूर्णतः रॉट नहीं हुई है, वेल रॉटेड नहीं है। तो ये 2-3 क्राइटेरिया हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, चेक कर लेंगे गमले में मिट्टी बनाने से पहले, तो आपका पौधा खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि इफ योर cow dung manure is not well rotted, for that any compost is not well rotted, the process will take place in the soil itself. जब कोई चीज रॉट होती है तो that generates heat and that heat will kill your root system. तो आपका पौधा फिर खराब हो जाएगा। आप फिर कहेंगे कि नहीं हम अडेनियम नहीं लगाते हैं, which I don't want. जरूर अडेनियम हम सब लगाएंगे और हमारे सबके बहुत अच्छे चलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये हो गया हमारा गोबर की खाद का। आपको गोबर की खाद बाजार से लाके कोई आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो लॉट है वो पहले से घर में लाके रखें, और उसको आप धूप में नहीं रखेंगे। कोई भी मैन्योर हम लोग धूप में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो फिर डिस्टर्ब होते हैं या धूप में नष्ट हो जाते हैं, तो वो खाद हमारे किसी काम की रहती नहीं है फिर। तो आप उसको लाके कट्टों में भर के वो कट्टे छांव में रख सकते हैं,
और जैसे आपने अभी खरीद लिए मान लीजिए, तो आप उसको जाड़े के जब आप एनुअल्स प्लांट करेंगे उसमें आप यूज कर लीजिए, और फिर आप बरसातों के बाद आप खरीद लीजिए तो आप उनको इस समय यूज कर लीजिए। तो उससे आपको ये पूर्णतः विश्वास रहेगा कि चूंकि ये मेरे घर में रखे थे तो इसलिए 6 महीने में तो ये अच्छी तरह सड़ ही गई है, डिकम्पोज हो ही गई है, तो वो आपकी खाद फिर ठीक रहेगी। तो हम लेते हैं 10 किलो फार्म यार्ड मैन्योर, यानी गोबर की खाद। गोबर की खाद को हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर भी कहते हैं। फिर लेंगे सिंडर। सिंडर इज खंगर, खंगर का चूरा। खंगर का चूरा भी हम लोग 10 किलो लेंगे। अगर आपको खंगर का चूरा नहीं उपलब्ध है इजीली, तो आप जो बदरपुर होती है, जो बिल्डिंग मटेरियल में काम आती है, नॉट सैंड, ये जमुना रेत नहीं, वो बदरपुर जो ग्रे कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, और आप देखेंगे उसको हम फिर छान लेंगे, बदरपुर को छान लेंगे, क्योंकि उसका जो रेतीला पार्ट है दैट शुड बी रिमूव्ड। खाली जो छन्नी के ऊपर की ग्रिट होती है, मोटे जो पीसेस रह जाते हैं, वी विल यूज दैट। क्योंकि उसका आपने देखा होगा कभी भी जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, हीप फुल वो ट्रक लोड आता है, पलट देता है वहां पे और पानी जाता है वहां पे, तो सड़क के किनारे किनारे जो वाली जो बदरपुर होता है वो जम जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, जो हम लोग के गमलों में हमको नहीं चाहिए, बिकॉज वी वांट अ सैंडी एंड वेरी पोरस सॉइल इन विच वाटर रिटेंशन इज नॉट देयर, क्योंकि हमारे अडेनियम को वाटर रिटेंशन कतई पसंद नहीं है। तो आप उसका जो ग्रिट है उसको निकाल लीजिए, ऊपर से छान के जो मोटे वाले निकलते हैं वो आप यूज करेंगे, और उसको फिर धोना है। धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसमें जरा सा भी इंफेक्शन होता है तो आपका पौधा खराब हो सकता है। तो धोएंगे कैसे उसको, एक जैसे पिलो केस है या जितनी आपकी क्वांटिटी है उस हिसाब से एक बैग लेके, या कुशन कवर, पिलो केस ठीक रहता है, पुराना कोई पड़ा हो तो उसमें भर दीजिए उसको, और उसको बाल्टी में 2-3 बार पानी बदल बदल के, जब तक कि उसमें से मिट्टी ना निकल जाए, आप उसको धो लीजिए, धो के सुखा लीजिए धूप में, और फिर हम उसको यूज करेंगे। दिस इज द प्रोसेस फॉर बदरपुर ग्रिट, और नहीं तो आप खंगर यूज कर सकते, खंगर का चूरा। तो ये भी 10 किलो, तो 10 किलो हमारी गोबर की खाद हो गई, 10 किलो इसका चूरा हो गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बोन मील। बोन मील इज फॉस्फोरस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी रूट्स। बोन मील यूज करेंगे हम लोग 200 ग्राम, और 200 ही ग्राम हम लोग नीम खली भी यूज करेंगे, जो कि एक माइल्ड पेस्टिसाइड का भी काम करती है। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम लोग को मल्टीविट खाने पड़ते हैं, कमी हो जाती है हमारे शरीर में कुछ बहुत न्यूट्रिएंट्स की, जो बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत है। तो उसमें जैसे है कोबाल्ट है, मैग्नीशियम, और आपके आ जाता है जिंक है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, ये सब चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाती हैं। तो थोड़ा सा हम उसमें तकरीबन 50 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट डालेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप देवी दयाल शक्ति का भी ले सकते हैं, एंड ट्रेसल 2 आता है, ग्रैन्यूल्स भी आते हैं, लिक्विड भी आता है, जिस भी फॉर्म में आपको मिले, तो 50 ml आप वो उसमें मिट्टी में मिला लीजिए। उसके बाद डस्ट फॉर्म में जैसे हमारा कोई भी एक फंजीसाइड, सिस्टेमिक फंजीसाइड हम लोग यूज करेंगे, चाहे वो बेविस्टीन हो, चाहे वो साफ हो, तो ये आप उसमें मिला लीजिए करीब 250 ग्राम। और कोई आप इसमें पेस्टिसाइड भी मिला सकते हैं, जैसे मेलेथियोन है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों का एक ढेर बना के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये मैंने 10 किलो के लिए बताया है, लेकिन आपको जितनी आवश्यकता है आप इसका ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटी अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसका हीप बना के मिक्स करके, हम लोग कभी भी हाथ गमला नहीं भरेंगे। हाथ गमला क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि वही बात आती है कि इसमें से फिर वही हीट जनरेट होती है, इसमें से गैसेस जनरेट होती हैं, और ये आपस में अच्छी तरह मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं है, उसका कॉम्बिनेशन ठीक से बैठता नहीं है। तो इस कोई भी मिट्टी, नॉट ओनली अडेनियम, किसी भी गमले के लिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं पौधा लगाने के लिए, तो हर मिट्टी को आप कम से कम 2-3 हफ्ते पहले बना के रख दीजिए, प्लस और उसके ऊपर पानी छिड़क के
प्लास्टिक से कवर कर दीजिए उसको, उसमें उसको मिल जाने दीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपकी मिट्टी जब तैयार हो जाती है हटा लेते हैं। अगर वो ड्राई हो गई है तो फिर से पानी की छींटे देके उसको नमी बना लीजिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो थंब रूल है कि आप जब प्लांट लगाते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। और मॉइस्ट होने के लिए हम सब किचन गार्डन के मेंबर्स हैं, वी ऑल नो कि हम लोग लड्डू टेस्ट करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग सब गृहिणियां हैं जानते हैं कि आटे में या बेसन में कितना मोयन डालना है हमें कि हमारा लड्डू बंध भी जाए, घी हाथ से छुए बहे भी नहीं, और लड्डू हमारा इतना भी ना हो कि बंधे ही ना। तो जैसे हम गिराएं लड्डू को तो थोड़ा बंधा रहे थोड़ा खुल जाए, ऐसा सरला जी जो हमारी वो थी, उन्होंने जो बातें हम लोग को बेसिकली एकदम माइंड में जैसे फिट कर दी थी ना, बार बार कह के कि अभी मतलब वही बातें निकलती हैं। तो वो एक लड्डू टेस्ट हम लोग कर लेते हैं उसका। तो आपकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए तैयार, उसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए। तो अब हम आते हैं, हमारी सॉइल तैयार हो गई, 2-3 हफ्ते रख लिए हमने उसको, वो मैच्योर हो गई है अच्छी तरह से। आते हैं पॉट सिलेक्शन के ऊपर। पॉट कैसा होना चाहिए? अगेन वी आर ऑल किचन गार्डन मेंबर्स, सो वी ऑल नो दैट द पॉट शुड बी ऑफ टेराकोटा, द बेस्ट मटेरियल फॉर आवर प्लांट्स बिकॉज इट ब्रीथ्स। तो ब्रीथ करने से क्या होता है कि गर्मियों में जब वो ब्रीथ करता है तो पानी उसमें से एवेपोरेट करता है, उससे क्या होता है उसके अंदर की जो सॉइल है वो ठंडी रहती है, जड़ें ठंडी रहती हैं, और जड़ें ठंडी रहती हैं तो हमारे पौधे को न्यूट्रिशन बराबर मिलता रहता है, मरता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आजकल दिक्कत है, बहुत अच्छे टेराकोटा के गमले मिल नहीं रहे हैं, परेशानी बहुत है, कच्चे हैं। जरा सा ऐसे उठाओ बारिश में, जैसे आजकल हम लोग के यहाँ बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, ऐसे उठाओ, एक हाथ से मालियों की आदत है, वो रिम तो हाथ में आ जाती है, गमला नीचे गिर जाता है। मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। तो जनरली नाउअडेज वी आर यूजिंग प्लास्टिक पॉट्स, बट अडेनियम जिसको हम लोग देखते हैं ना, उसका कॉन्सेप्शन कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, जैसे कि बोनसाई जैसा है ना, जड़ खूब अच्छी मोटी होती है और पेड़ शॉर्ट होता है, उसमें फूल भरे होते हैं, बहुत ऊंचा पेड़ नहीं जाता है 5-6 फुट का। तो वी टेक अ ब्यूटीफुल सिरेमिक ट्रे, बोनसाई वाली जो ट्रे होती है, देखने में भी सुंदर है, नीट एंड क्लीन लगती है। और इसकी जो पॉट होता है, मैं अभी आपको बताती हूँ, वो शैलो होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो वो बोनसाई की जो ट्रे है, मैंने इसमें इसकी बनावट बड़ी खूबसूरती से पौधे की निकल के आती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्लांट एंड द कंटेनर शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपका प्लांट जो है वो ज्यादा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर। तो जो ये सिरेमिक की आती हैं, बहुत सबड्यूड कलर्स में आती हैं, जैसे बोनसाई की होती हैं, ऑलिव ग्रीन में आती हैं, ब्राउन में आती हैं, और थोड़ा टेराकोटा कलर्स में भी आती हैं। पर वो ट्रे लेते टाइम एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर की जो सतह है, अंदर का जो घेरा है, वो ग्लेज्ड ना हो, वो रफ हो, तो आपकी मिट्टी उसमें अच्छी तरह पॉट के संग में क्लिंग करके रहेगी। अच्छा, आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो उसमें चिपकी रहेंगी आराम से। ये हो गया हमारा पॉट सिलेक्शन। अब हमारी मिट्टी तैयार है, पॉट तैयार है, हमको लगाना है पेड़। उसमें जो सुराख होते हैं हम सबको पता है, उसको कवर करना है, और अच्छी तरह से कम 1-1.5 इंच कवर करना है, जिससे कि पानी में हमारी जड़ें बिल्कुल भी, अगर कभी खुदा ना खास्ता पर हम लोग ने चूंकि मिट्टी यूज नहीं की है, कहीं पर भी आप देखेंगे मैंने सॉइल का नाम नहीं लिया है मिक्सचर में, तो आपकी पौधे की जड़ें पानी में वैसे भी नहीं बैठेंगी, क्योंकि पानी ड्रेन आउट होता रहेगा उसमें से। तो आप खंगर उसके ऊपर गिट्टी अच्छी तरह लगा के आप अपना पौधा उसमें रखेंगी। अब पौधा और गमला, दो चीजें। गमले का साइज इनिशियली क्या होना चाहिए? जब हम एक सैपलिंग लगाते हैं तो पौधा ये ना हो कि बड़े गमले में इतने, एक आपने 10 इंच के गमले में आपने इतनी सी एक सैपलिंग लगा दी। ऐसा होने से आपका पौधा नहीं ही चलेगा, क्योंकि उसके लिए उसमें जो भी जितना भी मटेरियल है, उसमें पानी बहुत ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा नहीं, वाटर रिटेंशन बहुत होएगा उसमें, उसके लिए खुराक बहुत ज्यादा है, और आपका पौधा उसमें चलेगा नहीं, बेचारा अकेला उसमें खो के रह जाएगा। तो अगर आपका पौध 4 इंच की है तो गमला भी 4 से भी छोटा होएगा तो अच्छा चलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये गमला देखिए, ये सिरेमिक का है, बड़ा सबड्यूड सा कलर है और इसमें, और ये इसमें प्लांट लगा हुआ है। और ये प्लांट इसमें अगर आप टॉप ड्रेसिंग करते रहेंगे, टॉप ड्रेसिंग माने मैं अभी इसमें से इसको नहीं निकालूंगी। क्यों नहीं निकालूंगी? क्योंकि अगर आपका गमला बड़ा है, मान लीजिए, दूसरा पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये वाला,
ये 8 इंच का गमला है और ये इसमें पौधा लगा है। तो क्या फर्क आप देख रहे हैं दोनों में कि ये जो पौधे का कॉडेक्स है ये लंबा हो गया है बिल्कुल, जो कि एडेनियम को बहुत खूबसूरत नहीं बनाता है। एडेनियम की कॉर्डेक्स होनी चाहिए फैले हुए, मोटे, और देखने में जैसे कि हाँ बहुत पुराना कोई पेड़ है इस तरह का होना चाहिए। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरह का गमला आप बड़ा लेती हैं तो इसकी जो टैप रूट होती है ना पौधे की, वो पूरी गाजर की तरह ये पूरे गमले में नीचे तक चली जाती है। तो जब इसमें ये नीचे तक चली जाती है, अब आप सोचोगे तो अब मुझे इसको बनाना है खूबसूरत एक बोनसाई ट्रे में लेके, तो वो आपकी बैठेगा नहीं उसमें, क्योंकि बोनसाई ट्रे की हाइट कितनी होती है, हार्डली 2.5-3 इंच। तो आपकी टैप रूट तो हो गई गाजर की तरह 6 इंच लंबी, और गमला है आपका उतना 2-2.5 इंच ऊंचा, तो वो टैप रूट आपको काटनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी अ ग्रेट शॉक फॉर द प्लांट। इट वुड सर्वाइव, इट मे नॉट सर्वाइव, बोथ द फैक्टर्स आर देयर। सो शुरू से ही हम लोग अपने पौधे को छोटे गमले में ही ट्रेन करते हैं। और इस पौधे की जो बढ़वार है वो जैसे एक कहते हैं ना कितने दिन में बड़ा पेड़ बन जाता है, मैच्योरिटी, जैसे कहते हैं कि जो बच्चा होता है जब अडल्टहुड तक आता है 18 साल तक उसकी हाइट मैक्सिमम वो गेन कर लेता है, फिर वो बड़ा माने अडल्ट हो जाता है। तो इसी तरह से पौधा जो है 3 से 4 साल के बीच में अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है। तो उसी टाइम तक उसका कॉडेक्स में जैसी शेप देनी है, उसकी ग्रोथ कैसी होनी है, उसको आपको कैसे देखना है, वो सब आप उसी समय ट्रेन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप, हम लोग सब बार बार मेरे मुंह से ही निकलता है, किचन गार्डन मेंबर्स हैं, हमको पता है कि बेसिक्स क्या होती हैं, कि कैसे पौधे को घना बनाना चाहिए, तो वो मैं बताती हूँ आपको। फिर भी जैसे अब ये पौधा है ना, इसको अब हमें बनाना है, इसका एक वो कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा पौधा घना, वो मैं अभी बाद में बताऊंगी, कैनोपी मैनेजमेंट पे जब आएंगे, शेपिंग पे आएंगे तब बताएंगे। तो ये हो गया आपका पॉट का, हमको पॉट कैसा लाना चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन द पॉट सेक्शन। नाउ वी कम टू watering, another very very important factor for adeniums. अडेनियम का ये जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये जो पूरा है इसमें पानी भरा होता है, क्योंकि प्रकृति, भगवान ने जब प्रकृति बनाई ना तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा हर चीज का। इसको बनाया डेजर्ट में। अब डेजर्ट में बनाया, उन्हें पता है कि पौधा तो बिना पानी के नहीं चलेगा, तो क्या करें, तो उन्होंने इसका कॉर्डेक्स, इसकी स्टेम ऐसी बनाई, इसकी सिस्टम ऐसा बनाया कि पानी इसके अंदर स्टोर्ड रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। ओवर वाटरिंग से क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है और ये पिलपिला हो जाता है, ऐसे पल्पी हो जाता है, और फिर ये गलने लगता है, खराब होने लगता है, जो फिर आपका पौधा बहुत बहुत मुश्किल से आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। काफी डिफिकल्ट होता है इसको वापस लाना, तो इसलिए इसमें पानी ज्यादा नहीं देना है। दूसरे, चूंकि हमारी मिट्टी इतनी अच्छी है कि उसमें पानी टिकता नहीं है, तो अब गर्मियों में क्या होता है कि हमें गर्मियों में हर बार इसमें हर दूसरे दिन पानी डालना पड़ता है। जैसे इस समय का मौसम है अभी, तो या बरसातों की बात करें, जब रेगुलर रेन्स होती हैं जुलाई अगस्त के महीने में, तो ये होता है कि भाई पौधे अंदर रख दें क्या, हम 2-4-10 पौधे हों, आपके घर के अंदर जगह है, कैनोपी में नीचे आपके बरामदे में जगह है, हवादार में खुले में आप शौक से रखिए। लेकिन जिनके पास ज्यादा पौधे हैं वो अंदर नहीं रख सकते हैं, दिक्कत हो जाती है, तो फिर क्या करें। इसीलिए मिट्टी का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रात में आप आराम से चादर तान के अपने एसी में सो सकते हैं कि मेरे तो एडेनियम की मिट्टी इतनी अच्छी कि उसमें तो पानी रुकेगा नहीं। My pots are 24/7, 12 months out in the under the sky on the roof. हम नहीं हिलाते। और फिर बड़े बड़े मेरे 35-35 साल के एडेनियम्स हो गए, इतने बड़े पॉट हैं, भारी पॉट्स हैं, तो वो उठा के रखना करना ही अपने आप में एक काम है जो संभव भी नहीं है। तो आप उनको पानी से बिल्कुल, जो मेन दुश्मन है इसका और जिसके लिए वजह से लोग कतराते हैं, वो आप उससे बचे रहेंगे अगर आपकी सॉइल ठीक रहेगी। तो पानी आप, जैसे अभी इस समय ये होता है, इसके सीजन्स होते हैं, आपको पता है कि ये इसके डॉर्मेंसी का पीरियड होता है। जाड़ों में हमारा एडेनियम जो है डॉर्मेंसी में चला जाता है, मतलब कि नवंबर से लेके और जनवरी मिड तक, जब तक कि टेम्परेचर राइज ना करने लगे। अभी तो टेम्परेचर काफी नीचे ही है। इसका राइज करने से मेरा संबंध है, मतलब है कि जब आपका मिनिमम टेम्परेचर कम्स टू अराउंड
15 डिग्रीज सेल्सियस, जैसे रात का टेम्परेचर जब 15 डिग्रीज एंड अबव होने लग जाए तब आप समझिए कि ये पौधा डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। तो जब ये डोरमेंट होने लगता है अक्टूबर ऑनवर्ड्स, हम लोग इसकी जो वाटरिंग है वो बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हैं। तब हम इसमें पानी नहीं देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो इसके लिए सफिशिएंट है। जो हमारी ओस गिरती है, मॉइस्चर इस समय जैसे आप ह्यूमिडिटी लेवल देख रहे होंगे 80-90 अबव है, तो वो इसके लिए पर्याप्त होता है। हमें ज्यादा इसमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आप इसमें पानी उस समय जब ये पौधा डोरमेंसी में होता है, ये सोया होता है, इसको वैसे भी खुराक और पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। एंड द थंब रूल अदरवाइज ऑल्सो इज कि आपके जितने भी पौधे डोरमेंट होते हैं उनमें आप 15 दिसंबर बल्कि 1 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक खुराक भी नहीं देते हैं। कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो सोया हुआ है, वो डोरमेंट है, वो ग्रहण ही नहीं करेगा उसको। सो यूजलेस है उसके लिए, आप वो नहीं देंगे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं देंगे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अब टेम्परेचर राइज करने लगेगा, ये डोरमेंसी से बाहर निकलने लगेगा, तो हम हफ्ते में 1 दिन इसको पानी देंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे धूप चढ़ने लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर होने लगेगा, 40 से 45 डिग्री मई जून में हो जाएगा, हम इसमें रोज भी पानी दे सकते हैं। और इसको हमें हर समय धूप में ही रखना है, छाह में बिल्कुल नहीं रखना है। तो धूप में रखने के ऊपर आते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे, लाइट के ऊपर की, व्हाट टाइप ऑफ अ लाइट डज एडेनियम नीड। और पानी की जब तक हम लोग बात कर रहे थे, तो पानी देने से क्या होता है, आपके पौधे को जितना पानी मिलेगा ना उतना इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले हैं वो पानी देने के साथ ही, क्योंकि पानी ही उसकी खुराक को ऊपर ले जाता है, कैपिलरी एक्शन से जब पानी ऊपर जाता है तो उसी के साथ साथ आपके ने जो खुराक दी है वो भी पौधे के नसों में ट्रैवल करती है, ऊपर तक जाती है। तो पानी पौधे के लिए बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी एसेंशियल बट इट्स अ बैड एनिमी ऑल्सो। अगर आपने उसको ओवरलुक किया तो आपका पौधा जो है वो मर भी सकता है। आते हैं इसके धूप के ऊपर। तो धूप में हर समय इसको आपको रखना है। और क्योंकि ये अधिकतर हम लोग गमलों में ही लगाते हैं। अगर जमीन में आपने लगाया है तो जैसे आपकी रॉक गार्डन है, रॉकरी बनाई है, आप वहां पे इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको गमले में ही लगाते हैं। अब गमले में हम लोग ये कहते हैं कि आप जैसे धूप का डायरेक्शन होता है तो आपको उसी हिसाब से अपना गमला भी प्रत्येक हफ्ते में कम से कम 15 दिन में 10 डिग्री घुमा देना चाहिए, जिससे कि आपके गमले के प्रत्येक हिस्से के ऊपर, पौधे के प्रत्येक हिस्से पे धूप पड़े। आपने देखा होगा कि जो पौधे या बड़े गमले हैं आप उनको नहीं घुमा पाते हैं, एक ही तरफ को हैं, तो दे टेंड टू बेंड दैट वे, जिधर को धूप आती है। सूरज भगवान जिधर जिधर घूमते हैं पौधा उसी तरफ मुंह कर लेता है। सूरजमुखी का तो है ये मुख्य वो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी आपने अपने पौधों को देखा होगा, बड़े बड़े पौधों को, कि वो उधर ही उनका रुख हो जाता है। सारी टहनियां, जैसे बोनसाई की बात करें तो एक आती है ना फॉर्मेशन है उसमें विंड स्वेप्ट, उस तरह से आपके पौधे की सारी टहनियां उस तरफ को झुक जाती हैं, फूल भी उसी तरफ खिलने लगते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। तो आपको गमला अपना जरूर घुमाते रहना है। लेकिन अगर आपने अपना गमला नहीं घुमाया है, मान लीजिए, और आपको जाके मई जून में याद आया कि यार ईला जी ने तो कहा था कि गमला घुमाना है, मैंने तो घुमाया नहीं, लाओ घुमा देते हैं, तब आप ये गमला नहीं घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पोर्शन आपके प्लांट का सन में नहीं था, है ना, दक्षिण में धूप आती है, तो जो पोर्शन इस तरफ था, पूर्व पश्चिम उत्तर में जो था, तो उत्तर जो पोर्शन आपका नॉर्थ साइड में था वहां पे धूप नहीं आ रही है, साउथ वाले पोर्शन पे पूरी धूप आ रही है। अब आप उसको रोटेट करके नॉर्थ का पोर्शन अगर साउथ में ले आओगे तो क्या होगा, इतनी तेज धूप में आपका जो कॉर्डेक्स है वो जल जाएगा, और जो जल गया तो स्कार हो गया, उसमें स्कार से आपका पौधा जो है वो खराब हो जाता है। पत्तियां जल जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्तियां खराब हो जाती हैं, नहीं निकल आएंगी, लेकिन अगर आपका कॉर्डेक्स एक बार खराब हो गया तो वो नया बनना मुश्किल है, उसमें परमानेंट स्कार हो जाएगा। तो इसलिए रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड, एंड वी शुड नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द गार्डनर। एक्चुअली माली पे हम लोग इतने डिपेंडेंट रहते हैं, स्पेशली पानी वानी के चक्कर में ना, और कुछ काम नहीं है उसको तो चल भैया पानी लगा दे तू,
और यहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं। पानी जैसा काम आप देख सकते हो, माली नहीं देख सकता है। अगर आपको अपने, क्योंकि 3 एसेंशियल जो मैंने आपको बताया आपके पौधों में, पानी उसमें वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट है। खुराक के बिना चल जाएगा, कम पानी में आपका पौधा कभी नहीं मरेगा, रिवाइव कर जाएगा, लेकिन एक बार ज्यादा पानी हो गया ना, आपका पौधा बचना बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पानी का ध्यान आपको बहुत रखना है। दूसरे, आपको धूप में इसको रखना है। आपने देखा होगा कई बार आपके घरों में अगर एडेनियम लगा है कि इसकी टहनियां खूब लंबी लंबी ऊपर तक चली जाती हैं। एक वजह तो ये हो जाती है कि हमने प्रूनिंग नहीं की है। अगर आपने प्रूनिंग नहीं की तो ऑब्वियसली आपका पौधा लंबा होएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत खास वजह है कि वहां पे छां आती है, आपका पौधा जो है वो शेड में रखा हुआ है। तो चूंकि ये सन लविंग प्लांट है, तो इसकी जो टहनियां वो धूप को तलाश करती हुई ऊपर तक जाती हैं। और कभी भी किसी भी पौधे की अगर आप टहनियां देखते हैं, लैंकी हैं, पतली हैं, लंबी हो गई हैं और वो बेजान सी लग रही हैं, तो आप समझ लीजिए आपके पौधे को धूप में रखने की आवश्यकता है। तो आप अपने पौधे को, चूंकि छां में था तो एकदम से हम लोग धूप में नहीं रखते हैं, ग्रेजुअली उसको फुल सन में लेकर आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो एडेनियम है वो हर समय पूरी धूप में रहे। उससे 2-3 बातों से, एक तो मैंने आपको स्टेम बताई, उससे आपको पता लगेगा कि आपका पेड़ को धूप चाहिए। दूसरे, आपके जो पौधे की पत्तियां हैं वो अगर शेड में रहेगा तो बड़ी बड़ी और हरी हरी रहेंगी, और अगर वो धूप में है, कड़कती धूप में है, तो उसकी पत्तियां छोटी होंगी। और तीसरा एक और उसमें हो सकता है कि कॉडेक्स उसका स्कार उसमें नहीं पड़ेगा अगर आप उसको ठीक से रोटेट करते रहेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। एक, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी तो ऐसे उन्होंने कहा कि मेरा एडेनियम, उन्होंने लॉन में अपनी मीटिंग रखी हुई थी, तो कहने लगी एडेनियम में ना पानी नहीं डालते हैं, लेकिन वो ऐसे पल्पी हो रहा है, सॉगी हो रहा है। तो उसमें कारण क्या था? मैंने कहा दिखाइए भाई, कहाँ रखा है आपने, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखा कि उन्होंने, और जो उनके ग्रीन प्लांट्स थे उनके संग में ही एडेनियम भी रखा हुआ था। हम बिल्कुल इसमें पानी नहीं डालते, उनका बार बार एक बात का ये कहना भी था। तो हमने कहा मैम ऐसा है कि आप इसमें बेशक पानी नहीं डालते, आई एग्री विद यू एंड आई बिलीव यू, बट आप आजू बाजू के पौधों में तो पानी डालते हो ना, और घास में आपने रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है। तो जमीन में रखने से एक बात और क्या होती है कि उसके होल में से उसकी जड़ें निकलती हैं और वो जमीन के अंदर, आपने देखा होगा, वो चली जाती हैं। देन दे स्टार्ट टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग वेरी बिग। तो एक बात तो ये। दूसरे, जब आप दूसरों पौधों में पानी डालती हैं, क्योंकि आपने ग्रीन प्लांट्स के संग में इसको रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली पानी उसमें गिरता ही गिरता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए आपके जो सक्लेंट्स हैं, एक वैरायटी के प्लांट एक संग रखिए, हमेशा मिक्स एंड मैच मत करिए। अगर आपके सकलेंट है उनको अलग रखिए, कैक्टस है उनको अलग रखिए, आपकी सब्जियां हैं या एक तरह की जो सब्जियां हैं उनको एक तरह, तो उससे आपको पानी देने में भी आसानी होगी, पौधे भी अपनी जात बिरादरी के संग मिलके खुश रहते हैं और अच्छे पनपते हैं। तो ये 2-3 वजहें हैं जिसकी वजह से आपका एडेनियम ठीक से नहीं चल पाता होगा। तो ये हो गई आपके धूप की बात। अब पानी भी मैंने आपको बता दिया कि पानी जब 15 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने लग जाए तभी आप इसमें पानी देंगे। अब आते हैं हम इसकी ग्रोथ के ऊपर कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ग्रोथ की कैनोपी मैनेजमेंट कैसा करना है और कॉडेक्स कैसे इसका अच्छा बनाना है, जो कि इसकी बात है, इसके पेड़ की जो सुंदरता है वो। अब सीजन आता है जब हमारा गर्मियों का 15 डिग्री से टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है, तब हम अपने एडेनियम को ट्रीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जागने लगता है, ग्रोथ पीरियड में वो आने लगता है। इसके लिए अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है, सही समय है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर रात का 9-10 रह रहा है, मेरे ख्याल से आज तारीख हो गई 4, तो और 15 तारीख तक टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाएगा, तब आप सेफली इसकी बिना किसी हिचक के आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और आप इसको जो कुछ भी आपको इसके संग करना चाहते हैं, सैपलिंग आपको नई लगानी है, जो कुछ भी आपको करना है, या टॉप सॉइल करनी है, आप सब कुछ ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एडेनियम का जो प्लांट है वैसे कायदे से, क्योंकि इसमें सॉइल नहीं है और हम लोग पानी देते रहते हैं इसमें, क्योंकि हमारा मिक्सचर ऐसा है,
तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के संग निकलते रहते हैं। तो बेहतर ये होता है कि अगर हम लोग अपने अडेनियम को हर साल, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 साल में एक बार तो रिपोर्ट हमको उससे करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे और उसमें फूल आते रहें। तो जब इसकी हम लोग को प्रूनिंग करनी है, वो हमको कैसे करनी है और उसकी ब्रांचेस और उस कैसे बढ़ानी है, वो हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कहते हैं फूल कम आ रहे हैं, फूल कम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्रांचेस कम है। जितनी आपके पौधे में ब्रांचेस ज्यादा होंगे, फूल उतने ही ज्यादा आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फूल कहाँ लगते हैं? टिप ऑफ द ब्रांच में लगते हैं। तो जब ब्रांच ही नहीं है तो फूल ज्यादा कैसे होंगे? तो ब्रांचेस ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना है? जब पौधा हमारा ग्रोथ पीरियड में है, 3-4 साल में जो हम बताते हैं, उसी समय उसको ट्रीट करना है। अब वो कैसे ट्रीट करना है आपको? ये जैसे है हमारा, अभी ये 6 महीने कह रहे हैं, 8 महीने का तकरीबन हो गया। गर्मियों में मैंने इसको लगाया था सैप अपने घर के बीज से। तो हम क्या करेंगे, जब ये पौधा ये हो गया है तकरीबन 5 इंच का, 4-5 इंच का, तो हम इसकी यहां से ये जो टिप है इसको ये पिंच कर देते हैं, टिप को निकाल देते हैं। जब इसमें 2 पत्तियां निकल आएंगी, अभी निकली नहीं है क्योंकि अभी इसका ग्रोथ पीरियड, गर्मियां इतनी शुरू नहीं हुई हैं, टेम्परेचर राइज नहीं किया है, लेकिन हेल्दी है, खराब नहीं है। इसकी एक जाड़ों में ये जो डोरमेंसी में होता है, आपको ये बात का बहुत ख्याल रखना है कि इसकी टिप आपको चेक करती रहनी पड़ती है, क्योंकि जो ओस गिरती है, फ्रॉस्ट इसका बहुत भारी दुश्मन है। फ्रॉस्ट से इसकी टिप्स खराब हो जाती हैं, गलने लगती हैं, और वो जो रॉट है वो फंगस नीचे नीचे ट्रैवल करता है और आपके पौधे को वो खराब कर देता है, सारे पौधे को, और आपको पता भी नहीं चलता है। सो जस्ट कीप अ वेरी विजिलेंट दिस थिंग एटीट्यूड कि आप अपने पौधे को बराबर चेक कर रहे हैं रोज बगीचे में जाके कि भाई मेरे अडेनियम्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो जब ये पौधा इतना बड़ा है तो हम यहाँ से इसको पिंच कर लेंगे। जब इसमें से नए फुटाव आएंगे उनको, अभी इसमें नए फुटाव नहीं आ रहे हैं, तब हम इसको पिंच कर लेंगे। जब पिंच कर लेंगे तो इसकी लैटरल वर्टिकल ग्रोथ जो है वो हैम्पर हो जाएगी। नहीं, हम इसको ऊपर नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो क्या होगा? साइड से शूट्स निकलेंगी, है ना, यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, कहीं से भी निकलेंगी, साइड से ऐसे बढ़ना शुरू करेगा। अब जब ये ऐसे बढ़ना शुरू करेगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पौधे को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो आप कहोगे कि यहाँ जो ब्रांचेस अडेनियम में निकलती हैं कॉडेक्स के पास से, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, पूरा नीचे से भरा हुआ ऐसे आपका चारों तरफ से ब्रांचेस है आई हुई है, गोल है, बिल्कुल उल्टे कप की शेप में, और फूलों से लदा हुआ है जैसे एक बुके होता है। तो यहां से जब तक आपकी मनचाही जगह से ब्रांच ना निकले, तब तक आप इसको ऊपर से नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपने ऊपर, हर पौधे की टेंडेंसी क्या है, ऊपर ग्रो करता है, क्योंकि वो सूर्य की तलाश में ऊपर को जाता है। तो जब आप उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं तो वो यहाँ से निकलना शुरू करेगा, और आप अब यहाँ से कितनी ब्रांचेस आपको लेनी है अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट करते रहिए। 3-4 साल इसमें आपको लग जाते हैं इस पौधे को ट्रेन करने में। धीरे धीरे ये भरना शुरू हो जाता है, इसका कॉडेक्स ये मोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि छोटी जगह में है, खुराक इसको पूरी मिल रही है। अब मैं क्या करूंगी इस बार इसका, कि ये ऊपर से इसको निकाल के या पूरा ही अपरूट करके फिर से नई मिट्टी में इसी गमले में इसको लगा दूंगी। तो फिर इसको नई खुराक मिलेगी, तो ये कॉडेक्स इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ब्रांचेस भी ये फुटाव फेंकेगा अकॉर्डिंगली जैसी मुझे इसकी शेप चाहिए। आई विल मेंटेन द प्लांट दैट वे ओनली। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे आपका ये वाला पेड़ था, ये वाला, इसकी देखिए 2 ही ब्रांचेस हैं, एक ये छोटी सी है और एक ये लंबी जा रही है। इस समय मुझे लगता है आप सबके पौधे इसी स्थिति में होंगे, एडेनियम के पत्ते सूख रहे होंगे इस तरह से, और इस तरह से बैरन ये लुक दे रहा होगा। और अगर पत्ते लगे भी हैं, हरे हैं, आपके बड़े पेड़ हैं, हरे भी हैं, तो वो बिल्कुल पीली पड़ रही होंगी या इस तरह से खराब हो रही होंगी। तो हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, ये जो है पत्ते इनको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, ये डिजीज जो चीज मर गई है उसमें इन्फेक्शन जल्दी क्रीप करता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की। तो वी शुड इजिली रिमूव दीज, हटाते रहना चाहिए। और स्पेशली आपका ये जो टिप है ना इसका,
ये इस पेड़ का, मैच्योर पेड़ का, ये चेक करता रहना चाहिए कि ये हेल्दी है कि नहीं, ये तो नहीं खराब हुआ है, इसमें तो कोई फंगस अटैक नहीं हुआ है। तो अगर इसमें फंगस अटैक हुआ है तो आपको उसको वहां से किसी भी तेज धार के अपने सिगेटियर जो है उसको डिसइंफेक्ट करके, स्टेलाइज करके उसको आप काट देंगे 45 डिग्रीज पे, और हाथ की हाथ आप उसमें लगाएंगे फंजीसाइड, कोई भी, चाहे आप बैवेस्टिन लगाएं, हल्दी लगाएं, आप सिनेमन लगाएं, शहद लगाएं, व्हाटएवर, उसको हाथ से हाथ आप सील करेंगे जिससे कि उसमें इंफेक्शन वहां से ट्रैवल ना करे। और दूसरी बात यह है, उसको रोजाना चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ओस गिरती है रात में, तो हो सकता है 2-4 दिन बाद वो बह जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो बहे नहीं, अगर बह गया है तो आप उसको रिप्लेनिश कर देंगे दोबारा लगा के। तो अब सीजन आ रहा है, तो अब हम इसकी ये वाली जो लंबी एक टहनी है उसकी भी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, स्टेम प्रूनिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो क्या होगा, क्योंकि इसकी ब्रांच अभी डेलिकेट है ना, नया पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ नहीं है, तो इसकी जो ये आपका जो कट होएगा, एक स्कार होता है, हमारे को भी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में मान लीजिए, तो उसमें डॉक्टर उसमें कट लगाता है, तो अगर हम लोग की ओल्ड एज है तो क्या होता है, वो स्कार प्रोमिनेंटली दिखता रहता है ना। अगर खुदा न खास्ता बच्चे का कोई वुंड है और वो हील हो गया है तो उसका वो स्कार कवर हो जाता है, क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड में है, वो बढ़ रहा है, अभी उसकी उम्र बढ़ाव की है, तो स्किन वगैरह उसको कवर कर लेती है। सेम विद द प्लांट्स, अगर आपने इसको अभी काट दिया है तो यहाँ से ब्रांचेस वगैरह निकलेंगी, तो इसका जो ये कटिंग वाला वो है स्कार, वो इसमें छिप जाएगा। अब जैसे आप कहोगे ये स्कार है इसमें, ये आप देख रहे हो, ये काहे का है, ये जब मैंने खरीदा था इसको 2 साल पहले, तो ये लोग ना उसमें वो अपना टैग और नंबर वगैरह डाल के भेजते हैं, तो वो था, मैंने ध्यान ही नहीं करा बिल्कुल, वो कभी कभी लापरवाही हो जाती है। और ये था बिल्कुल पतला प्लास्टिक का तार जो नजर भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमने कहा ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तब देखा कि ये इस वजह से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसने बिल्कुल इसकी, जैसे हम लोग की अंगूठी कोई फंस जाती है और निकलती नहीं है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है निकालने में, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे ये कट एक देके वर्टिकल उसको काटा गया, बड़ी मुश्किल से काटा, और काटती मैंने इसमें फिर फंजीसाइड लगाया। तो कभी भी आप इसको, अब ये क्या है, धीरे धीरे ग्रो करेगा, आई नो इट विल हील अप, अब फिर ये स्कार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी ये कॉर्डेक्स मोटा होता जाएगा और उसके संग में ये कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको भी करना है कि कोई भी आप कटिंग करोगे, आपको ये बैवेस्टीन या साफ, कई फंजीसाइड्स हैं, वो आपको इसमें लगाने हैं। अब आप इसको जब यहाँ से काट देंगे, फिर ये ग्रो करने लगेगा और फिर इसमें से ये ब्रांचेस भी निकालेगा, और जब तक आप यहाँ से इसको काटोगे, इस इधर से भी और ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी। आपने देखा होगा, आप गार्डनिंग करते हो कि आप जब किसी ब्रांच को प्रून करते हो तो वहां से और ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको भी फिर फर्दर प्रून करते हैं, फिर और ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि हम लोग क्रिजेंथेमम्स वगैरह में करते हैं, पिंचिंग करते रहते हैं तो और ब्रांचेस निकलती हैं, फिर एट ए स्टेज 4 साल बाद हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये परिपक्व हो गया है, अच्छी तरह हमने इसको शेप दे दिया है और ये सेट हो गया है। नाउ वी जस्ट हैव टू कीप रिपोर्टिंग या उसको टॉप ड्रेसिंग करते रहना है कि आपका पौधा ठीक से खुराक मिलती रहे और वो चलता रहे। अब क्या होता है कि ये आजकल ग्राफ्टेड प्लांट्स मिलते हैं सारे। ग्राफ्ट में क्या होता है कि नीचे एक रूट स्टॉक होता है जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत नरिश्ड होता है, और उसके ऊपर हम लोग जो डिजायर्ड प्लांट हमको चाहिए उसकी ग्राफ्ट लगाते हैं, जिसको कहते हैं स्क्योन। इसके ऊपर आप डिस्टिंक्ट देख सकते हैं, लाइंस होती हैं, कलर का भी डिफरेंस होता है। अब आप ये एक लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन है, यहाँ का कलर थोड़ा फर्क होगा और आपको ये कलर थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। दिस बिकम्स मोर डार्क एंड दिस बिकम्स ग्रेइश ग्रीन। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये प्लांट मेरा ग्राफ्टेड है, एकदम एक रिंग सी आपको पूरे में नजर आएगी ये इस तरह से, तो ये पता लगता है। अब क्या होता है कि बहुत मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत खुश हो जाती हैं कि इला जी मेरे तो अडेनियम में एक ही पेड़ लेकर आई थी, 2-2 रंग निकल रहे हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पेड़ में इतनी ग्राफ्टिंग हुई है, गुलाब के में कि एक ही पौधे में 3 रंग के गुलाब खिले हैं। आम के पेड़ में तो आपको पता होगा 35-40 एक वैरायटी के आम एक पेड़ का रिकॉर्ड भी है। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है,
इसमें जो दूसरा पौधा वो फूल निकल रहा है दूसरे रंग का, गुलाबी रंग का, आपके पीले रंग के या सफेद रंग के या लाल रंग के फूल के संग में जो गुलाबी फूल निकल रहा है, दैट इज फ्रॉम द रूट स्टॉक. डोंट बी वेरी हैप्पी विद दैट. जैसे ही वो निकले, आप यहाँ पे कोई ग्रोथ देखेंगे इस ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे, फौरन से पेशतर आपको उसको हटा देना है. नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका वो जो रूट स्टॉक है वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ इसको ओवर पावर कर लेगी. जैसे कि हम लोग दूर क्यों जाएं, गुलाब में हम लोग कहते हैं ना कि नीचे का सब आप हटाते रहिए, जो भी ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे से जहां की उसका वो लगा है, ग्राफ्ट हुआ है, उसके नीचे से जो भी फुटाव आता है हम लोग निकालते रहते हैं ना. नहीं तो वो कहते हैं कि जंगली गुलाब निकल रहा है, माली की भाषा में बोले तो जंगली गुलाब निकलना शुरू हो जाता है. सेम इन दिस, पर चूंकि इसमें फूल आते हैं तो हम उसको हटाते नहीं और खुश होते हैं कि हमारे में फूल आ गए. लेकिन वो फिर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये देसी फूल कितने दिन एंजॉय करते हैं और अपना फिर इवेंचुअली 2 साल में 3 साल में आपका ये जो ग्राफ्टेड वाला जो आपका डबल वाला वैरायटी है ये खत्म हो जाता है. एकदम वो ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ इस बात को. वो ग्रो ही नहीं करता है फिर. तो उसको एक आप निकालते रहिएगा. दूसरी बात ये है कि कभी भी आपका पोर्शन अगर ये पल्पी हो जाता है, यहाँ पे आपको लगेगा आपका कॉर्डेक्स मुलायम हो गया है, हर समय आप छू के देंगे पत्थर की तरह रॉक हार्ड रहना चाहिए, ये पल्पी हो गया है. और अगर ये सॉइल के ऊपर है, मान लीजिए थोड़ा सा आपकी पकड़ में जल्दी आ गया है, उसको स्कूप करके, अगेन स्टरलाइज योर इंस्ट्रूमेंट, उसको स्कूप करके निकाल दीजिए. कब तक, जब तक कि वो आपको व्हाइट पोर्शन उसमें साफ सुथरा वाला पोर्शन नजर न आ जाए, बिल्कुल भी काला स्पॉट न रह जाए, उतना आप पूरा डिजीज्ड पोर्शन जिसको कहते हैं वो आप उसको निकाल दीजिए. और जो आपका घाव आपने बना दिया है, उसमें सफाई के बाद घाव हो गया है, उसको अच्छी तरह किसी भी बेविस्टीन से भर दीजिए, बिल्कुल चिपका दीजिए उसमें बेविस्टीन, क्योंकि पानी देने की जरूरत नहीं है, इसमें पानी है, काफी मॉइस्चर है, वो अपने आप पाउडर लेंगे वो इसमें चिपक जाएगा. और बिल्कुल भी पानी मत दीजिए, एकदम पानी नहीं देना है. बेशक ये पानी कम होता है तो क्या होगा, श्रिवल करने लगता है, और पानी ज्यादा होता है तो पल्पी हो जाता है. बेशक वो श्रिवल कर जाए, लेकिन जब तक आपका कॉर्डेक्स हार्ड ना हो जाए आप उसमें पानी मत दीजिए बिल्कुल भी. धूप में रखिए अच्छी तरह से. और अगर सॉइल के नीचे तक कॉर्डेक्स में आपका इन्फेक्शन चला गया है, आप उस प्लांट को अपरूट करिए, ट्रीट करिए, उसकी जितनी भी डिजीज है वो निकाल दीजिए. और हो अगर बहुत ज्यादा है, नहीं है, तो आप उसको एक तेज धार वाले इंस्ट्रूमेंट से, चाकू से एकदम क्लीन कट करके हटा दीजिए उस पोर्शन को. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उसको पोर्शन को पूरा हटा दीजिए आप उसमें. और फिर उसमें आप बेविस्टीन लगा के उसको किसी खुली हवादार छाए वाली जगह में रख दीजिए. सॉइल में नहीं है ना, अलग निकाल के आपने रख दिया है. और उसको सूखने दीजिए, उसके घाव को हील होने दीजिए अच्छी तरह. आप देखेंगे 15-20 दिन, महीना, 1.5-2 आपका पौधा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अब आप उसको, ये हल्की वाली सॉइल, बहुत ज्यादा अब हम इसमें खाद अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसको अभी इतनी खाद की जरूरत नहीं है. तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि हल्की उसको खाद देके सॉइल बना के मिक्सचर, जिसमें हम बेविस्टीन जरूर डालेंगे, क्योंकि वो रॉट ना हो जाए, उसको दवा दारू तो ठीक से करनी है ना, तो वो हम उसमें करके और लगा देंगे. पानी नहीं देंगे. फिर थोड़े दिन जब वो उसमें सेट हो जाएगा, और कहीं ऐसी जगह पे हम रिपोर्टिंग करेंगे, अपने पौधे को रखेंगे जहां पे हवाएं तेज ना हो, क्योंकि हमारे गमले हैं शैलो, पौधा है बड़ा, अगर तेज हवाएं चलेंगी तो वो टॉपल भी हो सकता है. तो जहां पे तेज हवाएं ना हो वहां पे आप अपने गमले को रखेंगे. और फिर जब आप देखेंगे कि हाँ स्टेबल हो रहा है, फिर उसमें धीरे धीरे आप पानी देना शुरू करेंगे. कभी भी जब आपको प्रूनिंग करनी है, जैसे अब ये सीजन है आ रहा है, फरवरी में हम लोग प्रूनिंग करेंगे इसमें और रिपोर्टिंग भी करेंगे, तो कभी भी 2 ऑपरेशन आप साथ में नहीं करेंगे. माने आप प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ नहीं करेंगे. फर्स्ट इफ यू वांट टू, दोनों काम आपको करने ही है. मान लीजिए कि नहीं मुझे तो भाई प्रूनिंग भी करनी है, मैं रिपोर्टिंग भी करनी है, मैं दोनों काम करने मुझे, तब आप क्या करेंगे, तब आप पहले प्रूनिंग करेंगे, पहले उसके सिर का बोझ हटा देंगे, ठीक है. और फिर आप उसके 15-20 दिन बाद, जब वो शौक उसका खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा शांत हो जाएगा पेड़, तब आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे. अगर आपने पहले रिपोर्टिंग कर ली और बाद में प्रूनिंग की, तो उससे क्या होगा,
उससे ये होगा कि आपने रिपोर्टिंग की, आपने उसको खुराक दिया, सब कुछ किया, उसको अच्छा खाना भोजन दिया, वो बढ़वार पकड़ने लगे, तब आपने उसको काट दिया, तब उसकी ग्रोथ में टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों ऑपरेशन इसके साथ में नहीं करेंगे। अब तीसरी बात आती है पेस्ट एंड डिजीजेस की। जैसे जैसे हम लोग वो होते हैं ना, चेंज ऑफ वेदर में हमारी तबीयत खराब होती है, वी आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, सेम विद द प्लांट्स। जो चीज हमारे संग होती है प्रैक्टिकली वही चीज इनके संग होती है, वो भी उसको वैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसमें एफिड्स का बड़ा प्रकोप होता है। एक तो इसकी रॉट बीमारी है जो ओवर वाटरिंग से होती है, और दूसरी है एफिड। जब नई कोपले निकलने लगती हैं या कलियां निकलने लगती हैं, आप देखेंगे छोटे 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 हरे पीले पेल येलो कलर के, व्हाइट कलर के इसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, पत्तियों के नीचे होते हैं। तो पत्तियां भी यदा कदा पलट के आप देखते रहिए कि भाई इन्फेस्टेशन तो नहीं है किसी प्रकार का। तो उससे बचने के लिए कि आप उसको आने ही ना दें, प्रिकॉशनरी मेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रिवेंटिव कैसे है, हम सबको पता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, नीम खली एंड सोप। 5 ml, वो 2 ml आप नीम ऑयल, सॉरी नीम खली करें, नीम ऑयल 5 ml नीम ऑयल, और 2-3 ड्रॉप ये आपका कोई भी डिटर्जेंट सोप माइल्ड जो हो उसका आप सॉल्यूशन 1-1.5 लीटर पानी में बना के आप हर 15-20 दिन पे अपने पौधे पर स्प्रे करते रहिए, जब चेंज ऑफ वेदर पे। और दूसरा हमको क्या करना है कि जब हमारा मॉनसून का टाइम आता है, मॉनसून में क्या होता है, पानी की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हमारे पौधे को नुकसान होता है। तो चेंज ऑफ वेदर में इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम है और मॉनसून में रॉट की प्रॉब्लम है। तो उस समय हमको क्या करना है, रॉट से बचाने के लिए हमें क्या देना है, इसमें कोई भी फंजिसाइड यूज करना है। तो हम उस फंजिसाइड का स्प्रे भी करेंगे, और पानी जब हम अपने पौधे को देंगे तो जुलाई में मॉनसून शुरू हो जाता है, तो जून के अंत में, जून के 15 जून से शुरू करेंगे। एक जब भी आप पानी देंगे उसमें, तो हर 15 दिन में एक बार उसमें आप फंजिसाइड मिला के देंगे। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून फंजिसाइड मिला के आप 15 जून से देना शुरू कर देंगे। और ये देते रहेंगे कब तक, जब तक 15 सितंबर के आसपास तक, जब तक की बरसातें होती हैं। तो आपका पौधा जो है इससे बचा रहेगा। बारिशों में हालांकि आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर जब भी पड़ेगी, बीच में सूखा पड़ गया, आपको देना पड़ गया मान लीजिए पानी, तब आप उसमें ये बेविस्टीन या साफ मिला के इसमें जरूर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने पौधे को मेंटेन करेंगे। दूसरा, जब आप रिपोर्ट करते हैं उस समय भी पानी की होती है। जैसा मैंने बताया कि हम लोग जब चेंज करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, और जिस गमले में से उसको पौधे को निकाल रहे हैं वो भी, उसकी भी सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए। तो आपको, अगर आपकी रूट्स डिस्टर्ब नहीं हुई है, आपने रूट बॉल एज इट इज निकाल के दूसरे गमले में रख दिया है, आप हाथ के हाथ उसमें पानी दे सकते हैं। और अगर आपकी रूट बॉल्स डिस्टर्ब हुई हैं, आपने थोड़ी सी रूट्स की ट्रिमिंग की है, प्रूनिंग की है मान लीजिए, तो आप उसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। और दोनों ही स्थिति में आप उसको शेड में रखेंगे थोड़े दिन। जब वो स्टेबल हो जाएगा, शेड में अगेन सेव इट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जब वो उसमें स्टेबल हो जाएगा छां में रखे 15-20 दिन में, तब धीरे धीरे आप उसको बाहर ले आएंगे। और अगर आपने रूट प्रूनिंग जैसे मैं बता रही हूँ करी है, तब उसमें आप पानी नहीं देंगे 10-15 दिन तक, वो स्टेबल हो जाएगी, तब आप उसमें पानी देंगे। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट adeniums. How to get maximum flowering? मैक्सिमम फ्लावरिंग, फीडिंग के ऊपर आते हैं। फीड कैसे करना है, इसमें आपने एक बार में इतनी खुराक दे दी है वैसे तो कि आपको जरूरत फीडिंग की नहीं पड़ती है, ये पूछ रही है मीनाक्षी जी। तो ऐसा है मीनाक्षी जी, आपने जब एक बार रिपोर्टिंग कर दी है इसकी फरवरी मार्च में, तो आपको जरूरत अमूमन नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एज फैक्टर के हिसाब से इसकी खुराक चेंज होती रहती है। तो क्या होता है कि हमें बढ़वार के लिए हमने इसमें डाल दिया था क्या, बोन मील, जिससे उसका रूट फॉर्मेशन अच्छा हो। बोन मील इज phosphorus which is nutrient for the good growth of and healthy growth of roots. तो आपने उसमें फॉस्फोरस दे दिया, आपने उसमें फार्म यार्ड मैन्योर दे दिया, जिसमें कि बहुत अच्छा नाइट्रोजन है फॉलिएज के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए पौधे की। अब फ्लावरिंग पे आता है। तो फ्लावरिंग का हमारा NPK आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज यू ऑल बी नोइंग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश। नाइट्रोजन आपका मिल गया फार्म यार्ड मैन्योर से,
और आपका फास्फोरस मिल गया बोन मील से। और अब आते हैं पोटैश। पोटैश इज फॉर कलर ऑफ फ्लावर्स, number of flowers, number of this thing, good fruits, color of fruits and juices of fruits. तो ये चीजें अब आपको पोटैश से देनी है पौधे में। तो पोटैश हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो आप जो एक एनपीके आता है 05234, 05234 आप उसका यूज कर सकते हैं बडिंग टाइम के ऊपर। जैसे इस समय आपने रिपोर्टिंग कर दी है इसके, या आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, आपका 1 साल ही हुआ है रिपोर्टिंग की, आप चाहते हो कि नहीं चलो अगले साल कर लेंगे कोई बात नहीं, तो आप उसमें ऊपर की सॉइल निकाल के, जैसे मैंने बताया 4 इंच की सॉइल निकाल के आप अपनी फ्रेश सॉइल डाल दीजिए, एंड उसमें फिर आप पानी में ये वाला 05234 मिला के ये वाला एनपीके आप इसमें दे सकते हैं। और या फिर आप जो हम लोग आजकल यूज करते हैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में, बनाना एंड अनियन टी, आप उसको दे सकते हैं। उसमें बहुत मात्रा में, आपको पता है केले में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटाश होता है, तो उसको आप दे सकते हैं। और आप इसके ऊपर अगर मैग्नीशियम का थोड़ा सा डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए आप मैग्नीशियम का भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने बायोएंजाइम्स बनाए हुए हैं तो आप बायोएंजाइम का स्प्रे 2 महीने में भी एक बार करेंगे तो आपके पौधे की जो रूपरेखा है वो आपको बदलती नजर आएगी। बायोएंजाइम नहीं है तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस ब्रिंग्स to my end of the lecture. Any questions? मैम क्या हम गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रही हैं तो 10 किलो की जगह 8 किलो आप यूज करिएगा। थैंक यू मैम। हाँ, Geeta Narang, my adeniums are full of leaves after pruning and repotting, but has given no flowers. That is the reason. That's why I'm saying you should give them some potash. 5432 है या 5234 है, बट बेस्ट इज केला। तो हम सब खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और केला क्या आपको पता है, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि उसको जैसे एक केले का छिलका है उसको 1 लीटर पानी में चॉप करके डाल दीजिए, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, और 3-4 दिन के बाद उसकी वो छान दीजिए। आप छान के आप उसका वो पानी स्प्रे भी कर सकते हैं। उसका वो पानी आपने प्याज मिलाया है और आप उसमें गार्लिक भी मिला सकते हैं। गार्लिक से क्या होगा, क्रश्ड गार्लिक, उसमें अगर आप तीनों चीजें मिला के डालते हैं तो आपकी ये जो इन्फेस्टेशन होता है ना, ये नहीं होएगा इसमें बिल्कुल भी। फिर आपका ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार हो जाएगा, और संग में आपने उसमें पोटैश भी दे दी, उसका भी आपने पॉलिएज स्प्रे कर दिया। और फिर यही आप जो है बिना गार्लिक के आप इसको सॉइल में दे सकते हैं, तो आपकी जो पोटैश की रिक्वायरमेंट है वो रिप्लेनिश होएगी और आपके फिर फूल आने लगेंगे। And pruning, I've told you all about pruning, how to get maximum flowering, that's also I told you. और कोई question, ma'am? I don't think so. Excellent lecture, that's all. ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे लेक्चर में ना बहुत लोग कहते हैं, हम कहते हैं हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछता। संगीता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम लेक्चर में कोई प्रश्न ही नहीं होते, तो कहते हैं आपने बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, तो हमारा सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। Absolutely. पर मुझे अच्छा लगता है कि कोई प्रश्न पूछे, तो शायद कुछ रह गया हो तो हमें ये लगता है कि कुछ छूट गया, इसीलिए प्रश्न आ रहा है, तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आपने ध्यान से सुना है। सॉरी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्या इस समय हम इस सीजन में इसको प्रूनिंग कर लें क्या, कि नहीं करें अभी? नहीं, टेम्परेचर के ऊपर प्लीज जाइए। पहले तो हम लोग कर लेते थे 26 जनवरी के बाद, 30 जनवरी के बाद, लेकिन अब आप टेम्परेचर के ऊपर जाइए। 15 डिग्री हो जाए रात का तब करें, रात का मिनिमम। हाँ, तो इसका अब मतलब ये वैसे लोग करने को तो करते हैं, पर चांस लेने की बात है। पौधा भी आपका, क्योंकि रात में ओस वो फ्रॉस्ट बहुत है, तो इसका मतलब ये कि अगर हम 15 फरवरी प्रूनिंग करते हैं तो हम रीपॉट उसको फिर 1 मार्च में करें, मार्च 1 वीक में। एग्जैक्टली, वेरी गुड जी, थैंक यू।
सो थैंक यू संगीता जी, मुझे लगता है और तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं किसी के, सब थैंक यू बोल रहे हैं. Thank you, Mrs. Sharma, for your valuable talk on desert rose. Small little things matter a lot for a healthy plant. Yes. We will all certainly follow these guidelines. Moreover, thank you all members for attending today's meeting. We regret for inconvenience who could not join due to poor network. Don't worry, I'll post the recording of today's meet. Thanks, Rachna ji- Van. Thanks all. Sorry. Rachna ji would be grateful if you share the recording with me too. Surely, surely. And someone, Rima has come up again. I have many small saplings in a pot. Can I add NPK to it? नहीं, NPK नहीं डालिए आप. जब सैपलिंग टाइम पे होता है रीमा जी, तो NPK ना डाल के अगर आप इसमें लिक्विड मेन्योर अगर आपके पास है, लिक्विड मेन्योर आप बना सकते हैं, 3 दिन में तैयार हो जाएगी. आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या आपकी होममेड वेस्ट कंपोस्ट है, किचन वेस्ट वाली, उसको आप 3 दिन एक पानी में डाल के रख दीजिए. और फिर उसका जो लाइट कलर वाटर है उसको आप उसका जो पानी है उसको लाइट टी कलर का करके इतना डाइल्यूट करके वो पौधे में देते हैं. तो इस समय इनिशियल ग्रोथ के लिए, चाहे वो वेजिटेबल सैपलिंग्स हो, कोई भी सैपलिंग्स हो, तो लिक्विड मेन्योर वो जल्दी ग्रहण कर लेगा. तो बल्कि ऑर्गेनिक वी शुड बी गो, जहां तक हो सके भाई वैसे तो ऑर्गेनिक ही यूज करना चाहिए. तो ऑर्गेनिक आप उसको डालेंगे तो वो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर सैपलिंग्स. Thank you so